तो वेरी गुड इवनिंग। आज हम क्वेश्चन से कंसेप्ट के दूसरे वीडियो पे रे ऑफ टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द फाइनल इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन व्हेन रे फर्स्ट फॉल ऑन मिरर वन। क्या है? देखिए, यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट समझो। ये ऑब्जेक्ट से ये दो मिरर है, एक तो ये मिरर है और एक ये मिरर है, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये इस मिरर से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है और इस वाले से 60 सेंटीमीटर दूरी पर है, मिरर वन। और हमने माना है कि जो हमारी फर्स्ट जो रे स्ट्राइक करेगी वो मिरर वन पे करेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट में साइड में लिख देता हूं। कंसेप्ट क्या है? इसमें हमें पता चलेगा मिरर फॉर्मूला बताएंगे और कैसे लगेगा वही बताएंगे। मिरर फॉर्मूला which is 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, where f is focal length, v is distance of image from pole and u is distance of object from pole, and v u f must be with sign, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन। या अगर इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, तो फर्स्ट मिरर पे m1 पे स्ट्राइक कर रही है रेज, तो m1 के लिए ऑब्जेक्ट जो हुआ फॉर m1 ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ये इसका पोल है, इसको पोल मान लो, तो u की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर। अब मैंने जैसे कि मैंने आपसे कहा था, साइन इंपॉर्टेंट है। साइन क्या है? इंपॉर्टेंट है। साइन सोच के देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले लेता हूं और इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, तो u आ गया -20। अच्छा, ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगी? देखो, फोकल लेंथ कैसे देखते हैं आप, तो ऐसे देख करो, ये जो कर्व सरफेस है ये इस सर्कल का पार्ट रहा होगा जिसका रेडियस इधर है, मतलब पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में, जो कि क्या है? पॉजिटिव है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पॉजिटिव हुआ तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी? पॉजिटिव होगी। चलो, तो फोकल लेंथ क्या हो गई भाई? पॉजिटिव हो गई। फोकल लेंथ हो गई +20। अब हम डायरेक्ट यहां से v का फॉर्मूला लगाते हैं, विच इज यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू की वैल्यू है -20 -40, तो ये जो भी आपका बनेगा, ये बनेगा 400, ये आ जाएगा v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर प्लस का आया, हाँ प्लस का आया, मतलब इस पोल से, दिखा देता हूं एक मिनट, इस पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में प्लस 10 सेंटीमीटर। तो यहां बनी इमेज ड्यू टू मिरर वन, तो इसको सपोज I1 मान लो। अब इस I से ऐसे रेज जाएंगी किस पे? मिरर 2 पर। किससे जाएंगी? I से। अभी जो I1 है, I1 क्या है? M1 मिरर की वजह से जो इमेज बन रही है उसको हमने I1 बोला है। अब जो I1 है वो ऑब्जेक्ट है M2 मिरर के लिए। हाँ ठीक है, वो दिख भी रहा है ऑब्जेक्ट है इसके लिए, क्योंकि जो I1 से रे निकल रही है वो तो M2 पे जाके गिर रही है। तो जो, अब मैं यहां लिख देता हूं, फॉर मिरर M2, U की वैल्यू क्या है? सोच के देख, इस वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया, इस वाली डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव मान लिया। U की वैल्यू हो जाएगी 60, 20, और यहां से दूरी, ये 60 है, ये 20 है, तो ये तो 80 हो गई, और 10 यहां से तो +10, और टोटल हो जाएगी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लेफ्ट वाली साइड नेगेटिव मान रखी है। U आ गई। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी भाई? फोकल लेंथ, अब सोचो, देखो M2 जो कर्व सरफेस है वो ऐसे कर्व्ड है, जो कि इस सर्कल का पार्ट होगा। किसका दिखाए? तो मान लो इस सर्कल का, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा? पीछे साइड है, जैसे ये रेडियस देखो पीछे साइड है, यहाँ रेडियस पीछे साइड है, तो फोकल लेंथ भी इसकी पीछे की साइड होगी, जो कि पीछे वाली साइड जो हमने मानी है नेगेटिव मानी है, तो F हो जाएगा इसमें -20 सेंटीमीटर।
देखो फोकस लेंथ एक्चुअली आपको दे रखी है दोनों में। हाँ, तो अगर मैं फिर से v इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ का फॉर्मूला लगाऊं तो देखिए v इक्वल टू यू क्या है 6 7 8 9 यू एफ क्या है -20 u माइनस एफ जो कि +20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो ये जाएगा 70 माइनस ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो फाइनल जो इमेज बनी v फाइनल, यही हमें निकालनी थी फाइनल इमेज, वो बनी -180/9 पे। और कहां से? M2 के पोल से, क्योंकि M2 पे हमने इक्वेशन लगाई है, मतलब M2 ये इसका पोल है एक्चुअली में ये, और यहां से माइनस डायरेक्शन कौन सी है? पीछे की तरफ, मतलब यहां से इस दूरी पर ये बनी v फाइनल। थोड़ा डायग्राम, ये बनी v फाइनल जो कि यहां से कितनी दूरी पर है? -180/9। सो वी हैव डन आवर फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर प्रोसीडिंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ बेस ऑफ सिलेंडर बीकर fitted with plane mirror, the beaker is filled up to height h हाइट तक बीकर में पानी भर दिया, लिक्विड भर दिया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। एंड ऑब्जर्वर आई इज लोकेटेड एट द h/2, यहाँ ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आई h/2 above the liquid surface। हाँ, find the distance from I where observer will see the image of an object in the mirror। पहली बात ध्यान से देखना, ऑब्जर्वर जो है ना मिरर में देख रहा है। किस में देख रहा है? मिरर में देख रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कि 2h/3 दूरी पर है नीचे प्लेन मिरर से। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी भाई? जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से, प्लेन मिरर से, उतनी ही इमेज की प्लेन मिरर से। तो ये 2h/3 है तो ये भी 2h/3 है, ये बनी आई। कितनी दूरी पर? 2h/3 दूरी पर। हाँ बनी। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, अब ये इमेज ऑब्जर्वर देख रहा है जो कि टोटल पानी की सरफेस से कितनी दूर है? टोटल पानी की सरफेस से है h + 2h/3, जिसको हम लिख सकते हैं 5h/3। हाँ है, परंतु ये 5h/3 पे इसको दिखेगी नहीं। एक्चुअली में तो वो है 5h/3 पे, वो 5h/3 पे दिखेगी नहीं ड्यू टू अपरेंट डेप्थ। अब अपरेंट डेप्थ क्या होता है इसके? ये इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो है अपरेंट डेप्थ का। अपरेंट डेप्थ क्या है? मान लीजिए किसी भी बीकर में कोई भी ऑब्जेक्ट ओ h हाइट पे रखा है, h हाइट डेप्थ में रखा है। रियलिटी क्या है? h हाइट डेप्थ में रखा है कोई भी ऑब्जेक्ट, परंतु बाहर वाला जो आदमी है या बाहर वाला जो ऑब्जर्वर है उसको h हाइट पे ना देख के कुछ और हाइट पे दिखेगा, जिसका फॉर्मूला होता है अपरेंट डेप्थ का n2/n1 = h'/h, वेयर n2 क्या है? n2 है रिफ्लेक्टिव मीडियम ऑफ लिक्विड, और n1 क्या है? रिफ्लेक्टिव मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर। बिल्कुल सही बात है। और h' क्या है? यही अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ। और h क्या है? ओरिजिनल डेप्थ। पर एक बात ध्यान रखना, अपरेंट डेप्थ और ओरिजिनल डेप्थ कहां से मेजर की जाती है? फ्रॉम सरफेस। इसको मैं लिख देता हूं, फ्रॉम सरफेस मेजर की जाती है। ये इसमें कंसेप्ट है, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो ये है। कंसेप्ट देखना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हमारे सीरीज का नाम ये क्वेश्चन से कंसेप्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने है, अब हमने इसका कंसेप्ट लिख दिया यहां, ये इसका कंसेप्ट है यहां इस क्वेश्चन का, है ना। चलिए तो देखिए इसको, हाँ कहां थे हम? 5h/3 दूरी पर ये इमेज आ गई, परंतु ये हमें ऑब्जर्वर को 5h/3 पे दिखेगी नहीं, कुछ अपरेंट डेप्थ इसकी होगी। फॉर्मूला लगा देंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पानी का दे रखा है 4/3, तो फिर से कर देंगे 4/3 n2/n1। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये एयर है बाहर, एयर, तो 1 = h' जो कि अपरेंट हाइट में दिखेगी 5h/3।
तो यहाँ से एच डैश की जो वैल्यू आई वो आ जाएगी, देख लेते, कैलकुलेट कर लेते। एच डैश इज 4/3 इंटू 5 h/3, 4/3 इंटू 5h/3। देखो ये सही लिखा है ना मैंने, ये 4h, ये 4, ये 2h/3 और ये h, तो 5h/3, ये 4/3 रिफ्लेक्टिव, सॉरी एक्चुअली क्या है ना, ये n2/n1 देखो, ये जो n2/n1 है ना, ये ऐसे देखो, इन जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट हो, उसको हमें लेना है n1 और दूसरे वाले को लेना है n2, ये n1। अच्छा, तो n ये हो जाएगा 4/3, 4/3, तो 3 गया ऊपर, h डैश बाय h विच इज 5h/3, 3 से 3 कट गया, तो हमारा जो h डैश आया, h प्राइम आया, मतलब अपेरेंट डेप्थ आई, वो आई 5h/4। हाँ सही बात है, मतलब 5h/4, 5h/4 यहां कहीं होगी, ये i डैश मान लो, ये वो है, ये वो इमेज है जो ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, दिखाई देगी। अब हमें इसकी दूरी बतानी है। अब सोच के देखो, ये दूरी तो h/2 है, ये दूरी h/2, और यहां से ये दूरी कितनी है, कलर चेंज करता हूं, ब्लैक पे दिखेगा नहीं, यहां से ये दूरी कितनी है, अभी हमारे पास आई 5h/4, ये इसकी दूरी, इसकी, तुम्हारा नेट आंसर जो जाएगा, आंसर जो जाएगा वो जाएगा 5h/4 प्लस h/2, तो ये जाएगा 7h/4 हमारा आंसर। सही है, सही है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे अपने प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अ स्मॉल एयर बबल इज देयर इनसाइड अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 15 सेंटीमीटर का एक ग्लास स्लैब दे रखा है। द एयर बबल appears to be a distance 4.5 centimeter from the surface at a distance 5 and other surface से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दिख रहा है। when seen from the other side, ठीक है, find a reflected। अच्छा क्या कहा गया उसमें, देखो पहले क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। एक हमारे पास स्लैब है जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स म्यू है, हाँ जी है। उसने कहा है एक एयर बबल है समवेयर इन द ग्लास स्लैब, वी डोंट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस बबल, बट उसने कहा अगर ऑब्जर्वर एक तरफ से देखेगा इसको, मान लो ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो उसको 4.5 सेंटीमीटर दूरी पे दिखेगा, ठीक है। और अगर दूसरे साइड से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो इसको 5 सेंटीमीटर दूरी पर दिखेगा। मतलब ये क्या दे रखी है एक्चुअली में, 4.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये है क्या एक्चुअली में, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, हाँ जी है, ये भी अपेरेंट डेप्थ और ये भी अपेरेंट डेप्थ, हाँ है। तो अच्छा मान लेते हैं कि हमारा ये जो एयर बबल है ये x दूरी पर है इस सरफेस से, और अगर 15 इसकी थिकनेस है तो 15 माइनस x दूरी पर दूसरे सरफेस से हो जाएगा। तो यहां से अब मैं अपना अपेरेंट डेप्थ की इक्वेशन लगा देता हूं, n2/n1 क्या होती है, n2/n1 इज इक्वल टू h डैश बाय h, वेयर h इज ओरिजिनल डेप्थ एंड h डैश इज अपेरेंट डेप्थ। अच्छा n2 क्या होता है, अभी बताया था। n1 क्या होता है, रिफ्लेक्टिव मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, और ऑब्जेक्ट किस में है, इस केस में मान लो ये सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है, सरफेस 2। अब मैं लगा रहा हूं अपेरेंट डेप्थ की इक्वेशन सरफेस 1 पे, सरफेस 1, और फिर सरफेस 2 पे लगाऊंगा, फिर लगाऊंगा सरफेस 2 पे। सरफेस 1 पे लगाया तो n2 क्या है 1, तो ये बाहर एयर मान लो है ना।
n1 क्या है वही निकालना है, रिफ्लेक्ट इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। डी डैश क्या है, अपरेंट डेप्थ जो कि हमें दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर, इस केस में 4.5 अपॉन ओरिजिनल क्या है, यहां से देखो ओरिजिनल x दिख रही है x, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, इसको लॉक कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, ऑन सरफेस 2, सरफेस 2 पे लगाएंगे तो 1 बाय म्यू इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, अपरेंट डेप्थ जो कि 5 दिख रही है और 15 माइनस एक्स या 2। अब मैं क्या कहता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 करवा लो, 1 डिवाइडेड बाई 2 करवा लिया तो 4.5 बाई एक्स इंटू 5 15 माइनस एक्स डिवाइड में इज इक्वल टू 1, खत्म खेल। तो यहाँ से जाएगा 4.5, इसको 4.5 को 45/10 लिख लेते हैं, 45/10 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 10x प्लस ये हो जाएगा अपना 9x, जाएगा 15 इंटू 9, ये हो जाएगा अपना 19x, ये हो जाएगा 15 इंटू 9 और ये हो जाएगा x हो जाएगा, मैं कवर हो रहा हूँ साइड, यहाँ ले जाता हूँ, इसको यहाँ ले जाता हूँ, x की वैल्यू आ गई 15 इंटू 9 अपॉन 19, खत्म। ये हो जाएगा 9 5 135/90 और इसको लगभग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, समथिंग मतलब ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी आ रही है 7 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन हो गया। क्या लगा इसमें कंसेप्ट, अगेन अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट लगाया, ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 is placed along the optical axis of a mirror of a focal length f such that the image is real and elongated and just touch the rod, calculate the magnification of the for this image। अच्छा देखो, पहली बात इसमें elongated वर्ड को मार्क कीजिए, elongated मतलब लंबी हो गई है, और just touch the end मतलब एक पॉइंट टच हो रहा है, मतलब एक पॉइंट जो ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का है, और ऐसा पॉइंट सिर्फ कौन सा होता है मिरर के केस में, कौन सा होता है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, हाँ होता है, मतलब हम इस बात को समझ गए हमारी रॉड का एक पॉइंट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है भाई। एक्चुअली में डायग्राम आपको देना नहीं चाहिए परंतु इसमें दे दिया है, अगर क्वेश्चन अच्छा बनाना है तो ये डायग्राम ना दे तो क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। देखो अब दो केस हो सकते हैं, इसमें तो आपको दे रखा है कि ये आपकी रॉड है, ये रही आपकी रॉड f/3 लेंथ की ये रॉड है आपकी, पर आपको क्या, आपको तो इस कंडीशन से ये पता चला है कि एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट रॉड का कहां है आपका, इस पे है, फोकस पे है, कोई भी एक एंड, कोई भी एक एंड, परंतु ये ओरिएंटेशन क्या हो सकता है इस रॉड का, ऐसी भी हो सकता है और ऐसी भी हो सकता है। ये ओरिएंटेशन भी तो सही है, ये ओरिएंटेशन 1, ये ओरिएंटेशन 2। अब ये कैसे पहचानेंगे, ये पहचानेंगे इस वर्ड से, इलोंगेटेड। इलोंगेटेड कभी भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ चलते हैं ना तो हमारी इमेज इलोंगेटेड होती है। नोट डाल लेना इस बात को, नोट लिख लो, नोट नोट नोट। इस कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर, अगर हम इन्फिनाइट से चलते चलते आ रहे हैं कहां तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो हम ये U है, तो हमारी जो इमेज है वो कहां से कहां तक चलेगी, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। और यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ चलते आ रहे हैं तो हमारी इमेज, ये तो U है, हमारी इमेज कहां से कहां चलेगी, इस केस में देखो एक डब्बा ये बना लो और एक ये, तो हमारी इमेज कहां से कहां चलेगी भाई, इमेज चलेगी हमारी, अगर सेंटर से फोकस ऑफ कर्वेचर चल रही है, इमेज चलेगी हमारी सेंटर से इनफाइनाइट। हाँ, इलोंगेशन चाहिए तो हमें इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट हैंड डायरेक्शन में ही इस रॉड को ओरिएंटेट रखना पड़ेगा। तो ओरिएंटेशन गिवन थी क्वेश्चन में, नहीं गिवन होती तो थोड़ा सा सोचना पड़ता और अच्छा क्वेश्चन होता। ठीक है, ये मिटा देता हूं।
इसको नोट कर लेना है जो नोट में मैंने लिखा है। अब देखो उसने कहा है हमें निकालने के मैग्निफिकेशन। एक्चुअली में मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता, इनिशियल। अब जैसे मैं पूछा है कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन फॉर द इमेज। अब ये इमेज हाइट में तो है नहीं, ये लेंथ है, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन। चाहे वो हाइट का ले लो, चाहे वो लेंथ का ले लो, किसी भी चीज का ले लो, लेंथ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो एक पॉइंट तो हमें पता चल गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से ये दूरी है 2f पोल से, और ये हाँ अब ये u, अच्छा ये 2f है और ये इस रॉड की लेंथ f/3 है, तो ये पॉइंट की दूरी यहां से कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2f माइनस f/3, या हम इसको कह सकते हैं 5f/3। हाँ, और इसकी फोकल लेंथ f ही है। अच्छा अब मैं इमेज, इस पॉइंट की इमेज तो यही बनेगी, इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, लेट्स सी v इज इक्वल टू uf, मिरर फॉर्मूला लगाया अपॉन u माइनस f। तो v क्या है, u इनिशियल, मतलब u क्या है, ऑब्जेक्ट। किसको ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, इस एंड को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से, तो कितनी हो जाएगी 5f/3। नेगेटिव में क्यों, लेफ्ट साइड हैंड डायरेक्शन, 5f/3। f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसकी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इस सर्कल का कुछ पार्ट रहा होगा। u माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस एफ हो गया, यहां से इतनी जल्दी दिखा दिया। तो यहां से जो फाइनल v आया हमारा, कितना आया भाई देख लेते हैं। इसको करेंगे तो जाएगा -2f/3 माइनस 5f/3 माइनस f से f कट गया, हाँ कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आ रहा है कितना आ रहा है ये, -f/2 माइनस 5f/2, जो कि यहां ये दिख रखा है हमें, ये दूरी कितनी है 5f/2। तो लेंथ ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, ये लेंथ ऑफ इमेज है, लेंथ ऑफ इमेज रॉड, यहां लिख देता हूं लेंथ ऑफ इमेज रॉड वो हो जाएगी आपकी, देखो कितनी हो जाएगी, ये 5f/2 माइनस 2f, मतलब हो जाएगी f/2। हाँ, और लेंथ ऑफ इमेज रॉड क्या हो जाएगी f/2, और अपॉन कर देंगे क्या, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रॉड, जो कि क्या है f/3 इससे कट गया, तो मैग्निफिकेशन आया 3/2। इट्स आवर आंसर। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई 3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं। फिगर शोन सिलेंडर रॉड ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ1, म्यू ढंग से लिख देते हैं μ1, इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ2, μ1 इमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स μ2, इसको μ2 मान लेते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फेस एंगल थीटा, मतलब ये ऐसे थीटा पे इंसिडेंट हुई है, समझो इंसिडेंट एज थीटा, फॉर विच द रे विल कम आउट ओनली फ्रॉम बी। अच्छा देखो क्या कह रहा है ना वो, कि हमने ये एक्चुअली में कुछ नहीं, ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है। देखो एक हमारे पास ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n2 बाहर के मीडियम का, और ये सिलेंडर जो है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1। हमने एक इंसिडेंट लाइट घेरी थीटा एंगल पे इसके इस सरफेस पर, इसको ये सरफेस ए है, एक्चुअली में लिख नहीं रखा, और ये सरफेस बी है, यहाँ जो सरफेस है ये बी। अब उसने कहा है ए से लाइट गिरी है तो बी से निकलनी चाहिए, मतलब इस सरफेस से नहीं निकलनी चाहिए, इस सरफेस से नहीं निकलनी चाहिए, इस सरफेस से लाइट नहीं निकलनी चाहिए। तो ये कब करेंगे अपन, कब होगा ये, मान लो, अच्छा पहली इक्वेशन तो लगाते हैं अपन स्नेल्स लॉ की, मान लो थीटा से ये एंटर हुआ और दूसरे मीडियम में एंगल अल्फा, तो हम अच्छा यहां इससे हम क्या समझेंगे, देखो इससे दो कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे, एक तो स्नेल्स लॉ प्लस क्रिटिकल एंगल, बोला है ना ऐसी सीरीज है क्वेश्चन से कंसेप्ट आएंगे, तो इस क्वेश्चन में दो कंसेप्ट छुपे पड़े, स्नेल्स लॉ और क्रिटिकल एंगल। स्नेल्स लॉ क्या होता है ना, बता देता हूं यहां, उसके बाद इस क्वेश्चन करते हैं, पहले स्नेल्स लॉ देख लेते हैं। स्नेल्स लॉ, मान लो हमारी लाइट एक मीडियम n1 से
N2 में जा रही है, हमारी लाइट एक मीडियम N1 से N2 में जा रही है, ऐसे सीधी बनाता हूँ, ऐसे कुछ एंगल I बना के। और अब ये लाइट ना इस दूसरे मीडियम में थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, सपोज R एंगल है इसका। अच्छा, एंगल किससे? नॉर्मल से। किससे? नॉर्मल से। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? N1 साइन I इक्वल टू N2 साइन R। हाँ, ये होता है, ठीक है, ये होता है स्नेल्स लॉ। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है एक्चुअली में? क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको समझो, जैसे मान लो हमारी एक लाइट है, डेंसर मतलब गाढ़ा, सपोज ये N1 ये N2, और मैं कहता हूँ N1 ग्रेटर देन N2, मतलब डेंसर मीडियम है N1, ये क्या है? डेंसर, और ऊपर वाला क्या है? रेयर। हमारी लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो एक पॉसिबिलिटी होती है, एक एंगल ऐसा आता है जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, जिसमें हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट, जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो 90 डिग्री पे चली जाती है, मतलब सरफेस के पैरेलल चली जाती है। हाँ, तो ये एंगल हो जाता है 90। और जैसे ही मैं अब इंसिडेंट लाइट को, जो कि डेंसर से रेयर में जा रही है, थोड़ा सा एंगल भी अगर मैंने इसको बढ़ाया, सपोज मैंने इसको थोड़ा सा एंगल बढ़ाया डी थीटा, तो ये जो लाइट है ना, ये बाउंस बैक हो जाएगी मीडियम में। जो सरफेस है किसका काम करने लगेगा? मिरर का। तो ये जो नॉर्मल सा एंगल है ना, ये एंगल रिफ्लेक्टेड रे का हो जाएगा नॉर्मल से, विच इज थीटा सी प्लस डी थीटा, ये हो जाएगा। अब क्रिटिकल एंगल नापना है। क्रिटिकल एंगल कैसे नापेगा? अच्छा, याद रखना, ये फिनोमेना तब होता है जब लाइट डेंसर से रेयर जा रही हो। रेयर से डेंसर में ये पॉसिबल नहीं है। तो सोच के देखो, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं N1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 विच इज साइन 90 विच इज 1, तो थीटा सी की वैल्यू देखो यहां से क्या आ जाएगी, थीटा सी लिख सकते हैं साइन इनवर्स N2 बाय N1। और N2 वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किसका? रेयर का, मतलब जो कि छोटा होता है जनरली। तो यहां से ये आ जाएगा थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स N2 बाय N1। अब देखो ये क्या कह रहा है, अगर, हाँ, अब क्वेश्चन पे फिर से लौट आते हैं। कंसेप्ट हमने देख लिया, अब क्वेश्चन पे लौट कर आते हैं। हमने लाइट गिराई है थीटा एंगल पे, तो किसी अल्फा एंगल पे निकलेगी, स्नेल्स लॉ से पता चल रहा है, लगा देते हैं स्नेल्स लॉ की इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं एंड μ2, कलर चेंज कर लेता हूं, μ2 साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 साइन अल्फा। हाँ, ये है। अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। हाँ, हो जाएगा। क्लीन लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल हुआ, ये क्रिटिकल एंगल से जस्ट ज्यादा हुआ, तो ये लाइट बाहर नहीं जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल क्या है निकाल लेते हैं। क्रिटिकल एंगल अगर यहां से ये μ1 है, ये क्या है? μ2 है। क्रिटिकल एंगल मैंने कहा था साइन थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स μ2 बाय μ1, क्रिटिकल एंगल। तो π/2 माइनस अल्फा क्या हो गया हमारा? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल हुआ, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल विच इंसिडेंट थीटा बताना है, हाँ थीटा ही बताना है अपने को। इंसिडेंट एंगल विच इज साइन इनवर्स μ2 बाय μ1। अच्छा, एक काम करते हैं, साइन लगा देते दोनों तरफ। तो साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू μ2 बाय μ1, ये हो जाएगा कॉस अल्फा μ2 बाय μ1। और अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा देंगे। साइन अल्फा, इधर देखो ज़रा, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ रही है μ2 बाय μ1 साइन थीटा। तो हमारे पास जो कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस μ2 बाय μ1 साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और इनका भी स्क्वायर। ये क्या किया, एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छी राइटिंग में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो वही लगाया यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो ये हो जाएगा
1 माइनस म्यू टू बाय म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा को ये लिख दिया। अब साइन अल्फा में पता है, हाँ पता है, यहाँ से वैल्यू डाल देंगे अपन, क्योंकि कॉस अल्फा हमने डाला है कॉस अल्फा म्यू टू माइनस म्यू वन, विच इज कॉस अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे नहीं, ये नहीं, सॉरी, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा क्या है, साइन अल्फा क्या है, 1 माइनस म्यू टू बाय म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। एक्चुअली में थीटा निकालना था, फाइंड थीटा। कर लो पुट भाई, कॉस अल्फा की वैल्यू म्यू टू बाय, फेस पे आ रहा है थोड़ा सा आगे गैप है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रखा है, चलो इसमें कहीं करते हैं। स्नेल्स लॉ ये लिख देता हूँ, म्यू टू बाय म्यू वन ठीक। इसको बाकी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हो गया सॉल्व। आपको एक्चुअली में क्या करना है ना, ये जो एंगल है ना पाई बाय 2 माइनस अल्फा, ये थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए एक्चुअली में क्रिटिकल एंगल से, तो इनइक्वालिटी लगा लो बेशक से। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन से कंसेप्ट क्या आया, कंसेप्ट आया स्नेल्स लॉ का और क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल वाला फिनोमेनन में जब होता है जब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ग्लास स्लैब एट ग्रेजिंग इंसिडेंट। ग्रेजिंग इंसिडेंट बताएंगे क्या है ग्रेजिंग इंसिडेंट। ग्रेजिंग इंसिडेंट, द reflective index of the material of the slab is given mu is equal to mu 1 plus y. If the thickness of the slab is d, determine the equation of trajectory of the ray inside the slab and coordination of the point from which light। ठीक है, एक्चुअली में मेंस लेवल का तो नहीं, अच्छा एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। पहले ग्रेजिंग इंसिडेंट समझो। मान लो एक सरफेस है, इस पर मेरे को लाइट गिरानी है, लाइट गिरानी है, तो लाइट गिराते जनरल एंगल थीटा पे, परंतु जिस दिन ये थीटा टेंड कर गया 0 डिग्री पर, तो इसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। मतलब, और ग्रेजिंग इंसिडेंट, सॉरी, थीटा अगर टेंड कर गया 90 डिग्री पर, तो उसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। मतलब 90 डिग्री, मतलब बिल्कुल चुपका के अगर हमने इसको गिरा, किसको, इस लाइट को चुपका के गिरा। अच्छा वैसे अगर देखो, अगर ये सरफेस है और ये मान लो ये लाइट है, इसको मैंने बिल्कुल चुपका के गिरा तो ये सरफेस के पैरेलल निकल जाएगी, तो थीटा 90 तो कभी नहीं होगा। हाँ, पर 89.99999 डिग्री तो हो सकता है, 89.9999 डिग्री, तो इस पर क्या कर जाएगी, वो सरफेस पर स्ट्राइक कर जाएगी, और इसी को हम कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। जब हमारा एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या हो जाए, 89.999 मतलब टेंडिंग टू 90 हो जाए, तो इस इंसिडेंट को हम कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। और एक्चुअली हम 90 ही मान लेते हैं, क्योंकि 89.999 और 90 में ज्यादा फर्क नहीं है कैलकुलेशन अगर ले तो। क्वेश्चन ठीक है, ग्रेजिंग इंसिडेंट आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या कहता है वो दिखाता हूं। क्वेश्चन इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, समझ लिया आपने। देखो हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, मान लो ये, मान लो ऐसे रखी पड़ी है, वेरिएबल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। मान लिया एक्स और वाई, यही ग्लास स्लैब है, जिसकी थिकनेस क्या है मेरे दोस्त, डी है, जिसकी थिकनेस है डी। अब देखो जैसे, और एक हमने लाइट कराई है ग्रेजिंग इंसिडेंट पे। ग्रेजिंग इंसिडेंट मतलब अभी आपको बताया, ऐसे लाइट कराई है, ये एंगल लगभग 90 ले लेते हैं अपन, ये एंगल लगभग 90 ले लेते हैं। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, आप एक चीज देखो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब यू आर गोइंग कंटिन्यूअसली रेयर टू डेंसर मीडियम। तो TIR का सॉरी क्रिटिकल एंगल का खतरा तो है नहीं, क्रिटिकल एंगल नहीं, एक्चुअली इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटीरियर रिफ्लेक्शन। TIR जो क्रिटिकल एंगल वाला जो फिनोमिना होता है ना, उसको कहते हैं TIR। पीछे लिख देता हूं, एक्चुअली में नोट्स में लिखा रहेगा, इसको कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। ठीक है, ओके। तो हाँ, मैं क्या करता, अब ध्यान देखो, रिफ्लेक्टर इंडेक्स वाई डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, इस
वाई इज म्यू इज इक्वल टू √1 + y। तो हमारी जो लाइट है वो कंटिन्यूसली रेयर टू डेंसर जा रही है। अच्छा, रेयर टू डेंसर जाते ही मतलब इस लाइट का जो पाथ है वो इस लैब के अंदर भी स्ट्रेट नहीं रहेगा, कुछ इस तरीके से होगा, पैराबोलिक। समझो ऐसे यहां गिराइए लाइट, यहां गिराइए लाइट, ऐसे है ना। तो ये लाइट का पाथ समथिंग ऐसे होगा, पैराबोलिक। और ये उसने कहा है स्लाइड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये फाइनली सीधी निकल गई, ये फाइनली सीधी निकल गई, ये फाइनली सीधी ही निकलेगी, है ना। अब देखो हमें इसकी ये जो ट्रेजेक्ट्री आई है, ये ए से बी, इसकी इक्वेशन बतानी है। अब कैसे करें? अब देखो क्या करते हैं, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, उसकी एक बेसिक क्या है, कैसे करेंगे उसको देखो। मान लो इस पॉइंट पर देखो स्लैब हमारी क्या है, स्लैब ऐसे ऐसे, स्लैब ऐसे, तो वाई में रिफ्लेक्टेड इंडेक्स वेरी कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे हम स्लैब काट लेंगे अपनी, ऐसे ऐसे स्लैब काट लेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अभी जो मैं स्लैब काम किया अभी इन्हें दिखा देता हूँ बस, ये ऐसे, ये लाइट ऐसे इंटर करिए ना टेंजेंटली। अगर मैं देखूँ टेंजेंट, अगर इसको देखूँ, ये एंगल कितना हुआ, सपोज नहीं पता है मेरे को, थीटा ले लेता हूँ। क्या ले लिया? थीटा। अच्छा, और हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करने वाले, कहां से कहां तक, ये जनरल कोई पॉइंट के ले लेता हूं, के स्नेल्स लॉ के टू बी पॉइंट। तो के में जो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है इस टाइम म्यू एज द फंक्शन ऑफ वाई, क्योंकि किसी भी जनरल वाई दूरी पर है। मतलब हमने क्या किया, वाई पे जाके डी वाई की एक एलिमेंटल स्लैब ले ली है, डी वाई की एलिमेंटल स्लैब, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1। एक्चुअली के टू बी ना लगा के हम इसको ए टू के लगाते हैं, ए टू के। तो क्यों, ये तो हमने किस पे लगाई है, ये के पे लगाई है, ये के पे लगाई है ना, और ये हमने लगाई है ए पे, क्योंकि एयर से आ रही है बाहर, और साइन 90 जो कि क्या होती है 1। तो यहां से हमें साइन थीटा पता चल गया 1/μ एज द फंक्शन ऑफ वाई एंड विच इज √1 + y। हाँ, अच्छा, अगर ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे, अगर मैं देखूं ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। तो dy/dx हमारा क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप विच इज 90 - थीटा, tan थीटा। अच्छा, tan थीटा होता है, पर अगर ये 90 - थीटा है तो उसको हम cot थीटा लिख सकते हैं, ना, या आप ऐसे समझिए, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 - थीटा है, ये तो आपको पता चल जाएगा आराम से, ये एंगल है 90 - थीटा। dy/dx हमारा क्या होता है, tan थीटा विच इज 10। इस कंडीशन में जो हमारा स्लोप बना रही है टेंजेंट वो 90 - थीटा, तो उसको समझिए ऐसे cot थीटा। साइन थीटा में दे रखा है, अगर हम साइन थीटा से cot थीटा में कन्वर्ट किया जा सके, तो अगर मैं इसको ट्रायंगल रूल से करूँ, इसको थीटा मानूं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आ जाएगा हो जाएगा का स्क्वायर माइनस √y। cot थीटा की वैल्यू आई √y, तो dy/dx जो हमारे पास आया वो आया हमारे पास √y। आई बढ़िया तरीके से आई। तो इसको क्या करें, इधर उधर ले जाते, dy/√y इज इक्वल टू dx। समय शून्य पर ये क्या था, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पर, समय नहीं है यार, दिमाग में कुछ और चल रहा था। x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या थी, 0। जनरल x पे y की वैल्यू क्या जाएगी, y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है वो आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लो, y ये पावर आगे, पावर में कम, सॉरी इंटीग्रेशन है ना, तो -2 + 2 √y
अपॉन 2 ये हो जाता है एक्चुअली 1/√y का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये क्या है y टू दी, इसको लिख सकते हैं ना इंटीग्रेशन में y टू द पावर -½ dy, तो लिख सकते हैं y टू द पावर -½ + 1 विच इज 1 - ½ विच इज 2√y। ओके, 2√y = x। खत्म हो गया। ये इक्वेशन है किसकी, इस ट्रेजेक्टरी की। हाँ ये इक्वेशन है, और इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से देख ले, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, 4y = x²। पैराबोला, हाँ जनरल जब x² = 4y पैराबोला आप पढ़ते हो, ये वो इक्वेशन है। और ऐसे ही आता था x² = 4y मैथमेटिक्स में, ऐसे ही आता है। हाँ तो ये इक्वेशन है ये वाली। ओके, समझ में आया इसको क्या किया, एक बार फिर से मैं इसको बताया तो क्या, तो y में जैसे जैसे हम चल रहे हैं रिफ्लेक्टेड इंडेक्स चेंज हो रहा है, और हम देख फंक्शन जैसे कि आप देखोगे म्यू = √1 + y, आप देखोगे जो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है, जो स्लैब्स है वो रिलेटेड टू डेंसर होते जा रही है। तो हमने यहाँ कोई एंगल जनरल थीटा माना और ए पॉइंट से के पॉइंट तक स्नेल्स लॉ लगाया, तो साइन थीटा हमारे पास आ गया। और यहाँ से अगर मैं टेंजेंट देखूँ, टेंजेंट क्या एंगल बना रही है 90 - थीटा, तो 10 90 - थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा साइन थीटा अगर हमें पता चल गया तो कॉट थीटा ले आएंगे। जैसे ही कॉट थीटा लाए हम, फिर इंटीग्रेट किया, हमें क्या मिल गई फाइनली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस h below the water of large deep lake, but fraction of light will escape through the surface of water, but reflective index of water। देखो उसमें क्या है वो देखो, फिर से इसमें जो TIR का कंसेप्ट आपको मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या है ना, उसने कहा है आप पे एक लेक है, लेक बोल रहे हैं ना यू, हाँ लेक वेक जो भी है, लेक है, इसमें पानी भरा पड़ा है मस्त शानदार, और इसके अंदर आपने एक सोर्स रख रखा है, कोई भी लाइट का सोर्स है, मैं तो कह रहा हूँ बल्ब रख रखा है ना, ये बल्ब है, ये अपनी लाइट फेंकेगा, श्योर है 3D में अपनी लाइट फेंकेगा, ऐसे लाइट फेंकेगा, कोई जनरल एंगल है फेंकेगा, ऐसे निकल जाएगी, कहीं भी फेंकेगा, यहाँ फेंकेगा तो निकल जाएगी। तो ये एक अच्छा एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे लाइट फेंकेगा और 90 डिग्री पे निकल जाएगी, और उसके बाद कोई भी एंगल पे अगर ये फेंके तो वो क्या अंदर चले जाए, अंदर ही रह जाएगी लाइट। हाँ बिल्कुल, तो ये वो लास्ट पॉइंट होगा जो ब्राइट होगा। अगर 3D में देखे तो ये एक ब्राइट पैच, ये एक ब्राइट सर्कुलर पैच बन जाएगा, ब्राइट सर्कुलर पैच, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एंगल अगर हमें पता चल जाए, अच्छा ये दूरी हमें दे रखी है h बिलो सी लेवल, ये दूरी है h, हाँ, और ये अगर मैं थोड़ा सा क्लीन इस तरह डायरेक्शन में डाल देता हूँ, ये सोर्स है, क्रिटिकल एंगल तक ये ब्राइट होगा, तो ये हो जाएगा थीटा सी। ओके, एंड थीटा सी सपोज इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स n2 है और इसका n1 है, तो अगर मैं यहाँ से स्नेल्स लॉ लगाऊँ n1, इसको n1 n2 मान लो, ऐसे नहीं ऐसे मानो इनको, n1 n2, n1 साइन थीटा सी = n2, तो थीटा सी आया साइन इनवर्स n2/n1, तो यहाँ से आ गया थीटा सी। अगर, और ये दूरी हमें h दे रखी है, ये दूरी हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये थीटा सी, ये 90 - थीटा सी, तो 10 90 - थीटा सी = h बाय रेडियस ऑफ दिस ब्राइट पैच, और ये होता है cot थीटा सी h बाय r, एंड r इज कमिंग आउट हियर, h बाय cot थीटा सी, और यहाँ से अगर मैं फिर डाल देता हूँ, क्योंकि साइन थीटा सी n2/n1 था, साइन थीटा सी n2/n1 था। अगर मैं इसको ट्राइंगल लॉ में बदलूँ, ये अगर मैं इसको थीटा सी मानूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज n2/n1, तो हो जाएगा √n1² - n2², तो कॉट थीटा जो हो जाएगा वो जाएगा r, सॉरी जो r हो जाएगा वो हो जाएगा h बाय कॉट थीटा सी, और कॉट थीटा सी की वैल्यू यहाँ से हम जानते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
तो ये हो जाएगा √n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर n2 रेडियस। और हमें क्या बताना था वो तो देख लिया हम। पॉइंट सोर्स ऑफ लेंथ एच ब्लो लार्ज लाइट विल एस्केप थ्रू द सरफेस ऑफ टेक। एक्चुअली क्या बताना था इसमें, फाइंड एरिया ऑफ ब्राइट पैच। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया, एंड यहां से मैं डाल लूँ पाई HN2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ओके, तो इसमें भी फिर हमने क्रिटिकल एंगल की बात करी और ये और वो एरिया निकालना है। अच्छा, एक चीज और पूछ सकते हैं इसमें, वो क्या पूछ सकते हैं, वो पूछ सकते हैं पावर। पावर कैसे, पावर चलो इसमें ना बता के जब इलेक्ट्रोस्टैटिक बताएंगे तो पावर बताएंगे। इसको एक सॉलिनॉइड के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं पावर को, पर अभी शायद मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो अगर मैंने यहाँ एरिया ब्राइट पैच पूछ लिया आपसे। नहीं तो पावर का कैसे निकलते हैं, सॉलिड एंगल से निकालते हैं, वो अगली बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिखाएंगे, तो इसका भी कंसेप्ट मर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलो ओके ओके, बचे पड़े हैं, एक क्वेश्चन ही बचा पड़ा है ना। ये A thin equiconvex lens is got जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 3/2 है, placed on the horizontal mirror as shown। चाहिए horizontal mirror है, as shown the space between lens and mirror is filled with water which is mu is equal to 4/3 when a point object is placed at 15 centimeter above the lens on the principal axis, its image coincide with the object on repeating the another light image coincide with object। अच्छे देखो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा जाएगा, 5-10 मिनट लगाएगा, पर वो समझते हैं ना। इसमें क्या है, कंसेप्ट लिख लो, कंसेप्ट लिख लो पहले। तो आप दो कंसेप्ट में दो मिलेंगे आपको, ए और बी। एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला, देख लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या होता है, 1/f where f is the focal length of lens, mu of lens upon mu of surrounding, mu represent the reflective index, okay, minus 1/r1 minus 1/r2 है ना। और दूसरा क्या है इसमें जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। मान लो कोई भी दो लेंस आप कंबाइन कर रहे हो, जैसे कि ये एक लेंस है, इसी की प्रिंसिपल एक्सिस पे दूसरा लेंस रख दिया, इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। इनको हटाकर आप सिर्फ एक लेंस रखना चाहते हो, तो इसका जो f नेट आता है ना, f नेट लिख लो इसको, f नेट आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f नेट 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d f1/f2। अब ये d क्या है, थोड़ा सा एक मिनट इसको अच्छा लिखता हूँ, गंदी राइटिंग हो रही है बहुत आज। देखो 1/f नेट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1/f2, वेयर d इज सेपरेशन बिटवीन दीज लेंस। अच्छा, अगर d यहाँ देखो d 0 हो जाती है, तो जो 1/f नेट आया हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। कौन सा केस है, जब ये दोनों लेंस जुड़ जाए। हाँ जी, d 0 कर दें इनके बीच की दूरी, तो ये आता है। एक्चुअली में हमने पावर जोड़ी है, 1/f इज नथिंग पावर, द पावर नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2। 1/f होती है पावर, है ना, पता होगा आपको, रिविजन चल रहा है बस। और होता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है वो देखना। क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू हैव एन ऑब्जेक्ट 15 centimeter from lens, okay, and its image
फॉर्म ऑन इटसेल्फ कोइंसाइड। अच्छा इसमें देखो अब क्या करें, पहले देखो ये एक लेंस है और ये दूसरा जो वाटर है ना हमारे पास, तो दूसरा लेंस क्या हो जाएगा, पानी का लेंस है। तो एक बार अगर मैं एफ ऑफ लेंस निकालूं, कौन से लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसे निकालूंगा, ये रहा अपने पास फॉर्मूला, इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स म्यू दे रखा है ऑफ लेंस विच इज 3/2। ठीक है, तो लिख देंगे 3/2, सराउंडिंग का 1 है -1, 1/r1 - 1/r2। अब ये देखो एक क्यू कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब दोनों इस साइड का रेडियस और इस साइड का रेडियस भी बराबर होगा, तो 1/r -1/r। क्यों माइनस, क्योंकि देखो इसका तो प्लस लेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका ऊपर वाले डायरेक्शन में तो माइनस लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 - 1 विच इज 1/2 एंड 2/r 1/f, एफ ऑफ कन्वेक्स लेंस। एफ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या आ गया, लेंस आ गया आर। अच्छा अगर मैं फोकल लेंथ निकालूं किसकी मेरे दोस्त, वाटर लेंस की, पानी का लेंस मान लिया इसको, तो ये कैसा लेंस है, वो कॉन्वेक्स था, ये कॉनकेव लेंस है। तो फिर से हम इसमें डालेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, क्या है, म्यू ऑफ वाटर विच इज गिवन टू यू 4/3 -1 1/r1। दिस इज नेगेटिव एक्चुअली रेडियस, या हम इसको मॉड ले लेते हैं फिलहाल, आगे कैसे नेगेटिव पॉजिटिव पुट करना वो देख लेंगे। 1/r1 विच इज आई एम राइटिंग 1/r - 1/r2। दिस इज सेकेंड सरफेस। एक्चुअली में कैसा है मेरे वाटर लेंस, मैं बताता हूँ वाटर लेंस कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा दिख रहा है, ऐसा। तो एक सरफेस का तो रेडियस r हो जाएगा और एक सरफेस स्ट्रेट लाइन है, तो इसका रेडियस कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, विच इज 1/∞ एंड इट्स कम आउट टू बी 0। दिस इज 1/3 1/3r। मतलब फोकल लेंथ जो आ रही है किसमें, वाटर लेंस में मेरे दोस्त, क्या आ रही है, 3r। अब उन्होंने कहा है अच्छा ठीक है 3r आ रही है। अब देखो अगला क्या कहता है, अगला कहता है अगर मैं इस पानी को हटा के कोई और लिक्विड भर दूं, अनदर लिक्विड, इमेज कोइंसाइड विद ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। क्या बोलता है, चलो कर लेते हैं। एफ नो ये हट गया, कहाँ गया, फिर गया, कट गया क्या, नहीं है, लिखा तो है 1 2 3। हाँ फोकल लेंथ, ये लिख क्यों नहीं पा रहा है यार, ये लिख क्यों नहीं पा रहा है भाई। एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक ऑन टू एग्जिस्ट। लिख ले भाई लिख ले, क्या कर रहे हैं, पीछे वाली स्लाइड पे एक बार लिख के देखता हूँ। हाँ इस पे तो आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे इस पे नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं आ रहा तो, और धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आपके सामने लाएंगे। थैंक यू।